जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मध्य प्रदेश के साहित्यकार राइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश को कंप्लीट करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिन राइटर्स के बारे में पढ़ा था वो प्राचीन और मध्यकालीन, ठीक, इनका पढ़ा था। मींस एंशिएंट और मेडिवल राइटर्स पढ़े थे हमने। लास्ट क्लास में कौन कौन से राइटर्स देखे थे? तो सबसे पहले हमने देखा था कालिदास जी को, महाकवि कालिदास जी को। इसके बाद हमने देखा था भरथुरी, बाणभट्ट, भवभूति। और उसके बाद मध्यकालीन में अगर हम बात करें तो आचार्य केशवदास, महाकवि भूषण, कवि पद्माकर भट्ट। ठीक, तो इनको हमने पढ़ा था। ठीक है, और बिहारी लाल। ठीक, तो इनको हमने यहां तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे हैं और उनकी रचनाएं। इसमें सबसे पहले आते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1889, 4 अप्रैल 1889 को बबई, ठीक है, बबई एक गांव है, कहाँ है? नर्मदापुरम में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बबई गांव ग्राम है, ठीक है, नर्मदापुरम में, यहाँ इनका जन्म हुआ। और चूंकि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था तो बाद में इसी बबई गांव का नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, बबई गांव, नर्मदापुरम। इसके बाद बात करें तो इनकी डेथ हुई है 1968 में, 1968 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, और इनको एन इंडियन सोल के नाम से जाना जाता है, मतलब एक भारतीय आत्मा। ठीक, हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके अलावा बात करें तो ही वॉज अ राइटर, एसिस्ट, पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड जर्नलिस्ट। देखिए, ये एक लेखक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, कवि रहे हैं, नाटककार रहे हैं और पत्रकार रहे हैं। ठीक है, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, जो कि एक लेखक भी रहे हैं, इसके अलावा निबंधकार, एसेइस्ट भी रहे हैं, पोएट, कवि रहे हैं, ड्रामेटिस्ट, नाटककार रहे हैं और जर्नलिस्ट, पत्रकार रहे हैं। ठीक, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को बबई गांव नर्मदापुरम में हुआ, जिसका नाम बाद में बदलकर माखन नगर कर दिया गया। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। इनको एन इंडियन सोल, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और ये एक लेखक, निबंधकार, कवि, नाटककार और पत्रकार रहे हैं। ठीक, अब देखिए इनका जो है, ठीक है, इनका पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो सहयोग है, योगदान है, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि इन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1921-22 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था 1921-22 में। इसके अलावा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था 1942 में। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह का मतलब है झंडा। ठीक है, आप याद होगा झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ये हम उसके इतिहास में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का जब हम पढ़ेंगे, उनकी आज़ादी में उनका क्या रोल रहा मध्य प्रदेश का, तब हम पढ़ेंगे। तो ये जो 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो हेल्प्ड इन द रेवोल्यूशन बाय एडिटिंग प्रभा, कर्मवीर। देखिए, इन्होंने प्रभा और कर्मवीर का संपादन कर क्रांति में सहयोग किया था। इन्होंने दो संपादन किए थे, प्रभा और कर्मवीर। ठीक है, मतलब ये संपादक, मैंने आपको बताया ना, ये जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे ये। ठीक है, तो इन्होंने संपादन किए थे दो चीजों का, प्रभा और कर्मवीर का। ठीक है, जिसने आंदोलन में, क्रांति में सहयोग किया था। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, इन्होंने भारत की आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था।
चाहे वो 1921-22 का असहयोग आंदोलन हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या झंडा सत्याग्रह 1923 में जो जबलपुर में हुआ, और इन्होंने क्रांति को सहयोग किया था प्रभा और करमवीर का संपादन करके। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब इसको लेकर के इनको सम्मान भी दिया गया। इनको सबसे पहले 1955 में, ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तरंगनी के लिए। ठीक है, तरंगनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1955 में ये उनको दिया गया। इसके बाद इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 1963 में। 1963 में इनको पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया था। देखिए, पद्मा जो अवार्ड्स होते हैं ये भारत के जो आम है सिविलियन, सबसे बड़े अवार्ड होते हैं सिविलियंस के, जिसमें सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। ठीक, उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद आता है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। ठीक है, जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। ठीक है, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 1963 में। ठीक, तो इनका जनरल परिचय आपको समझ में आया। 4 अप्रैल 1889 को बबई गांव नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ, जिसको बाद में माखन नगर के नाम से जाने जाने लगा। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ये लेखक भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, नाटककार और पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो। ये झंडा सत्याग्रह में भी एक्टिव रहे 1923 में जो जबलपुर में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्रांति की मदद करी प्रभा और करमवीर का संपादन करके। इनको 2 पुरस्कार दिए गए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार तारंगनी 1955 में और पद्म भूषण 1963 में। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इनकी रचनाएं क्या क्या थी। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे काव्य लिखे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला काव्य था हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटनी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लिखा हेमंत रंगणी। ठीक है, तो हेमंत रंगणी। ठीक है, इसके अलावा बात करें युग चरण, ये भी इनका लेख है। ठीक है, मरण ज्वार। ठीक है, मरण ज्वार। ठीक है, और एक भारतीय आत्मा। ठीक है, ये सब क्या है, पोएट्री है, काव्य है जो इन्होंने लिखी। हिम हिम किरीटनी, हेमंत रंगणी, युग चरण, मरण ज्वार, एक भारतीय आत्मा, ये सब क्या है, पोएट्री हैं जो कि इन्होंने लिखी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने। अब मैंने आपको बताया था कि ये निबंध भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ निबंध भी रहे हैं। ठीक है, जिसमें रहा है साहित्य देवता। ठीक है, इसके अलावा अमीर इरादे। ठीक है, गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, और समय के पांव। ठीक है, ये इनका निबंध संग्रह रहा है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये निबंधकार भी रहे। तो इनके निबंध भी आपको याद रखने हैं, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, ये इनका निबंध रहा है। इसके अलावा अदर्स में अगर हम बात करें तो इनका रहा है पुष्प की अभिलाषा, चिंतक की लछरी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये अन्य रहे हैं। तो पुष्प की अभिलाषा, चिंतक को लाचारी, और कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक, ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं रही। तो इनकी रचनाएं कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो इनके पोएट्री या काव्य क्या क्या रहे, तो हिम किरीटनी, हेमंत रंगणी, युग चरण, मरण ज्वार, एक भारतीय आत्मा, ये इनका काव्य रहा। निबंध लेखन में, संग्रह में, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, और अदर्स में अगर हम बात करें तो पुष्प की अभिलाषा, चिंतक को लाचारी, कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं रही हैं जो आपको याद रखना है। अब इनके बारे में आपको कुछ और तथ्य याद रखने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 1993 में, ठीक है,
मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी द्वारा, ठीक है, जो साहित्य अकेडमी है मध्य प्रदेश की, उनके द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर एक सम्मान जो था वो प्रस्तुत किया गया, जो 1993 में किया गया। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी का सम्मान, उनके नाम पे सम्मान 1993 से चालू किया गया मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी में, ठीक है, 1993 से। और माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से ही एक राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई भोपाल में। मैंने आपको बताया था ना, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है ये भोपाल में, ठीक है, और ये पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, जर्नलिज्म का, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर दो चीजें हुई। एक तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्मान में, ठीक है, उनका एक सम्मान मतलब एक अवार्ड रखा गया 1993 में, ठीक है, जिसको मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी ने शुरू किया। और इन्हीं के नाम पर एक जर्नलिज्म विश्वविद्यालय, मतलब राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी, इसको भोपाल में स्टैब्लिश किया गया। ठीक, तो ये थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, तो आपको समझ में आए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगले अगर हम बात करें, अगले जो रहे हैं वो रहे हैं हरिशंकर परसाई। ठीक, तो अगले जो साहित्यकार रहे हैं वो रहे हैं हरिशंकर परसाई। अब हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को जमानी गांव नर्मदापुरम में हुआ। ठीक है, तो नर्मदापुरम में भी इनका जन्म हुआ, जमानी गांव में, 22 अगस्त 1922 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 अगस्त 1995 को, हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब इनके अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके संपादन क्या क्या रहे हैं, तो इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी वसुधा नाम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वसुधा नाम से एक मैगजीन चलाई थी। इसके अलावा प्रहरी, ठीक है, तो वसुधा और प्रहरी, ठीक है, इन दोनों का संपादन किया था हरिशंकर परसाई ने। ठीक, तो आपको याद रखना है वसुधा और प्रहरी। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, हरिशंकर परसाई is the first writer of Hindi who gave satire the status of a genre। इसका मतलब है हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। मतलब जो व्यंग होता था उसको विधा का दर्जा दिलाया। ठीक है, मतलब जो सटायर हुआ करता था, देखिए सटायर होता है व्यंग मारना। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कई सारे कवि जो होते हैं उनको अगर किसी की आलोचना भी करती है तो वो व्यंग मार के करते हैं। ठीक है, पहले भी कई सारे कवि हुआ करते थे। ठीक है, जैसे सरकार से किसी बात को लेकर के उनकी जो है उनका सही नहीं बैठ रहा तो वो व्यंग किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हरिशंकर परसाई जो थे ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार या राइटर थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने। इसके अलावा बात करें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982 में मिला था फॉर द पीरियड ऑफ डिसेबल्ड श्रद्धा। मतलब कि विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, द पीरियड ऑफ डिसेबल्ड श्रद्धा। ठीक है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक, तो आपको जनरल इनका परिचय समझ में आया। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव नर्मदापुरम में हुआ 22 अगस्त 1922 को। इन्होंने दो चीजों का संपादन किया, एक मैगजीन थी वसुधा के नाम से और दूसरा जो है प्रहरी, मैगजीन को हिंदी में बोलते हैं पत्रिका। ठीक है, और हरिशंकर परसाई जो थे वो हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में दिया गया, किसके लिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। ठीक, तो ये हरिशंकर परसाई जी के बारे में जनरल वो था। ठीक है, अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो रचनाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है उपन्यास, इनके नॉवेल्स क्या क्या है। ठीक है, तो इनकी सबसे पहला उपन्यास है रानी नवगानी की कहानी, नगफानी की कहानी। तो पहला जो इन्होंने उपन्यास लिखा वो लिखा रानी नागफनी की कहानी।
इसके अलावा तट की खोज, ठीक है, ये भी इनका था, और ज्वाला और जल, ये 3 इन्होंने उपन्यास लिखे थे। रानी नागफनी की कहानी, ठीक, तट की खोज, ठीक है, ज्वाला और जल, ये 3 इन्होंने क्या लिखे थे, नॉवेल्स या उपन्यास। इसके अलावा बात करें कहानी संग्रह, स्टोरी कलेक्शन, ठीक है, तो इनका स्टोरी कलेक्शन या कहानी संग्रह में क्या क्या था, तो पहला था हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, ये भी किसने लिखा था, हरिशंकर परसाई ने। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। इसके अलावा भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, और इसके अलावा दो नाक वाले, ठीक है, दो नाक वाले, ठीक। तो ये इनकी स्टोरी कलेक्शन कहानी संग्रह थे। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले, ये हरिशंकर परसाई जी की कहानी संग्रह था। इसके अलावा बात करें तो इनके कुछ व्यंग संग्रह भी थे, सटायर कलेक्शन। सटायर मतलब होता है व्यंग मारना, ठीक है। तो इनका सबसे पहला था वैष्णव की फिसलन, ठीक है, वैष्णव स्किप्स का मतलब है वैष्णव की फिसलन, ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो वैष्णव की फिसलन, ठीक। इसके अलावा शिवरिंग रिपब्लिक का मतलब होता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है। तो शिवरिंग रिपब्लिक का मतलब क्या है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है शिवरिंग रिपब्लिक। और इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, और इन्हीं इसी चीज के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1982 में, ठीक है। तो ये एक तरीके का व्यंग संग्रह था, द, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। इसके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र और वैष्णव की फिसलन, ठीक है, वैष्णव की फिसलन, ये हरिशंकर परसाई जी के क्या थे, व्यंग संग्रह, ठीक। इसके अलावा बात करें तो इनके कई सारे निबंध संग्रह भी थे, ठीक है, जैसे भूत के पांव पीछे, ठीक है। इसके अलावा तब की बात और थी, ठीक है। इसके अलावा बेईमानी की परत, बेईमानी की परत, ठीक। इसके अलावा बात करें शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, ठीक है। ये सब इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा सदाचार का ताबीज, ठीक है, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, ठीक। इसके अलावा काग भगोड़ा, ठीक, काग भगोड़ा, ठीक है। और अगला जो है वो है पगडंडियों का जमाना, ठीक। ये सब इनके निबंध संग्रह रहे। देखिए हरिशंकर परसाई जी ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, तो आपको बहुत संभल के ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा है, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना, ये क्या थे, निबंध संग्रह, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इनके संस्मरण भी रहे हैं, तिरछी रेखाएं, ठीक है, और जाने पहचाने लोग, ठीक है। तो कुछ संस्मरण या मेमोराइज भी रहे हैं, तिरछी रेखाएं, जाने पहचाने लोग, ठीक। तो आपको हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं समझ में आई, ठीक। सबसे पहले इन्होंने उपन्यास लिखे, नॉवेल, नॉवेल में क्या क्या लिखा, रानी नागफनी की कहानी, इसके अलावा तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके 3 उपन्यास थे। इसके अलावा कहानी संग्रह की अगर हम बात करें, स्टोरी कलेक्शन की, तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले, ये इनका कहानी संग्रह रहा। व्यंग संग्रह की बात करें
ठीक। तो वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, और इस विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको 1982 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात करें निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में क्या क्या रहा? भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना। ठीक। तो ये था इनका निबंध संग्रह। और संस्मरण में अगर हम बात करें तो तिरछी रेखाएं और जाने पहचाने लोग, ये हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी की काफी रचनाएं रही हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ हरिशंकर परसाई जी। अब अगले चलते हैं, अगले हैं शरद जोशी। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के शरद जोशी, इनका बात करें अगर हम, ठीक है, तो इनका जन्म मई 1931 में उज्जैन में हुआ और इनकी मृत्यु सितंबर 1991 में हुई। ठीक है, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो ही हॉनेस्टली पोर्ट्रेड ऑल द इनकंसिस्टेंसीज अनकवर्ड इन हिज वर्क, मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया। ठीक है, मतलब इनकी जो रचनाएं थी उनमें जो भी विसंगतियां थी, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, तो विसंगतियों को बेबाक तरीके से, ठीक है, चित्रण किया गया। ठीक। इसके अलावा इनको भी कई सारे सम्मान मिले, जैसे इनको पद्मश्री मिला 1990 में। इसके अलावा शरद जोशी पुरस्कार, ठीक है, 1992 ये शुरू किया गया व्यंग लेखन हेतु, मतलब जो व्यंग लेखन करते हैं उनके लिए इनके नाम से, शरद जोशी जी के नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया 1992 में, शरद जोशी सम्मान। ठीक है, और इनको पद्मश्री मिला 1990 में। ठीक है, और ये जो शरद जोशी सम्मान है 1992 में, ठीक है, इसको शुरू किया गया व्यंग लेखन के लिए। ठीक है, मतलब ये उनको ये अवार्ड दिया जाता है जो व्यंग लेखन करते हैं। ठीक। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक है, तो व्यंग नाटक इनके काफी सारे रहे हैं, जैसे रहा है अंधों का हाथी। ठीक है, शरद जोशी जी का रहा है अंधों का हाथी, ये व्यंग नाटक रहा है। इसके अलावा एक था गधा। ठीक है, तो एक था गधा, ये भी एक व्यंग नाटक रहा है। तो अंधों का हाथी, एक था गधा, और तीसरा रहा है लापतागंज। ठीक है, आपने अभी सब टीवी पर एक चैनल आता है, सब टीवी, ठीक है, सब टीवी पर एक प्रोग्राम आता है लापतागंज। ठीक है, ये लापतागंज व्यंग नाटक है जो शरद जोशी जी ने लिखा। ठीक, तो इनके जो व्यंग नाटक हैं, सैटारिकल प्ले, कौन कौन से हैं? अंधों का हाथी, एक था गधा, और तीसरा है लापतागंज। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य में अगर हम बात करें तो परिक्रमा, ठीक है, किसी बहाने, ठीक है, जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है, इसके अलावा तिलिस्म, तिलिस्म, ठीक है, राह किनारे बैठे, ठीक है, तो राह किनारे बैठ, ठीक है, दूसरी सतह, ठीक है, और प्रतिदिन। ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो शरद जोशी जी के बारे में क्या क्या इनकी रचनाएं रही हैं, तो इनके जो व्यंग नाटक रहे हैं उसमें रहा है अंधों का हाथी, एक था गधा, लापतागंज। ठीक। इसके अलावा अगर हम अन्य बात करें तो अन्य इनकी जो रचनाएं रही हैं उसमें रही है परिक्रमा, प्रतिदिन, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, ये सब इनकी क्या रही हैं? रचनाएं रही हैं शरद जोशी जी की। ठीक, तो ये थे शरद जोशी जी। अगले बात करें, अगले आते हैं भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्रा, इनका अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1913 में हुआ, नर्मदापुरम के टिगारिया ग्राम में, टिगारिया विलेज में। ठीक है, तो इनका जन्म 1913 में नर्मदापुरम के टिगरिया ग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु 1985 में हुई। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्रा।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन थॉट्स, मतलब ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी किससे प्रेरित थे? गांधीवादी विचारधारा से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1972 में, ठीक है, किसके लिए मिला हुआ था, किसके लिए मिला था? वोवन रोप, मतलब बुनी हुई रस्सी। हिंदी में बोलेंगे बुनी हुई रस्सी। ठीक, तो बुनी हुई रस्सी के लिए, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्रा को 1972 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बुनी हुई रस्सी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या क्या रही। तो भवानी प्रसाद मिश्रा की रही गीत फरोश, ठीक है। इसके अलावा चकित है दुख, ठीक है, चकित है दुख। ठीक, इसके अलावा अंधेरी कविताएं, ठीक, अंधेरी कविताएं। गांधी पंचशती, ठीक है, तो गांधी पंचशती। इसके अलावा वोवन रोप, ये बुनी हुई रस्सी, यही है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1972 में। तो बुनी हुई रस्सी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्रा का। इसके अलावा सतपुड़ा के घनघोर जंगल, डेंस फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक, इसके अलावा लोटस फ्लावर, कमल के फूल, ठीक है, कमल के फूल भी किसकी रचना रही है? भवानी प्रसाद मिश्रा की। ठीक, इसके बाद सेकंड सप्तक, मतलब दूसरा सप्तक, ठीक है। ठीक, इसके अलावा इंस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेगनेंस, मतलब खुशबू के शिलालेख। ठीक, ये हिंदी में लिख लीजिएगा आप, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? ये खुशबू के शिलालेख। ठीक, तो खुशबू के शिलालेख। ठीक है, इसके अलावा बात करें तूस की आग, फायर ऑफ टस, मतलब तूस, तूस की आग, ठीक है। और इसके अलावा बात करें पांव एवं पंख, फीट एंड विंग्स, पांव एवं पंख। ठीक, तो ये सब भवानी प्रसाद मिश्रा जी की रचनाएं रही हैं। पहला रहा है गीत फरोश, उसके बाद चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, कमल के फूल, दूसरा सप्तक, खुशबू के शिलालेख, तूस की आग, पांव और पंख। ये भवानी प्रसाद मिश्रा की क्या रही हैं? रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो ये थे भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक, अब अगले पढ़ते हैं हम। अगले कौन है? तो अगले हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1897 में, ठीक है, शाजापुर में एक ग्राम है भयाना। ठीक है, तो भयाना नामक ग्राम में शाजापुर में इनका जन्म हुआ, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का। और इनकी मृत्यु हुई 1960 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई इनकी? 1960 में। अब इनकी पोएट्री की स्पेशलिटी या काव्य की विशेषताएं क्या रही? ठीक है, एक तो था स्वच्छतावादी धारा, ठीक है, एक तो इनके काव्य की जो रही, ठीक है, इनके काव्य की जो एक तरीके से विशेषता रही वो एक तो रही स्वच्छतावादी धारा, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतावनी। ठीक है, इन्होंने अपने लेख से राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, ठीक है, चेतावनी नहीं है, ये चेतना है, सॉरी, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, इसको चेतना कर लीजिएगा। ठीक, तो चेतावनी नहीं है, चेतना, तो राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना। इसके अलावा गांधी दर्शन, ठीक है, तो ये इनकी काव्यों की, ठीक है, काव्यों की विशेषता मिलती है। ठीक, तो स्वच्छतावादी धारा, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन आदि, ये सब काव्य विशेषताएं हैं इनकी, पोएट्री स्पेशलिटी। इसके अलावा अगर सम्मान की बात करें तो इनको पद्म भूषण से नवाजा गया 1960 में, ठीक है, अपने साहित्य और शिक्षा के लिए। ठीक है, तो साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण
से सम्मान दिया गया इनको 1965 में। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बना था 1955 में, ठीक है, राजभाषा आयोग, उसके सदस्य भी थे ये। ठीक है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो इनको पद्म भूषण मिला 1960 में, और इसके अलावा ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे। ठीक, अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या रही। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है उर्मिला। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बालकृष्ण नवीन ने एक महाकाव्य लिखा है उर्मिला, और इन्होंने एक खंड काव्य भी लिखा है जिसका नाम है प्राणापण। ठीक है, तो प्राणापण, ठीक है, तो प्राणापण इनका खंड काव्य था, और महाकाव्य एपिक क्या था, उर्मिला। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं जिसमें आपको याद रखना है कुमकुम। ठीक है, इसके अलावा विनोबा सतवन, रश्मि रेखा, ठीक है, अपलक, ठीक है, क्वासी, ठीक है, अपलक और ये क्वासी। इसके अलावा विप्लव गान, ठीक है, अनल गान, ठीक है, हम विश्वाई जन के, ठीक है, हम विश्वाई जन के। तो ये इनकी कविताएं रही हैं। ठीक है, तो बाल कृष्ण नवीन के बारे में आपको समझ में आया। ठीक, इनकी काव्यों की स्पेशलिटी क्या थी, स्वच्छतावादी धारा, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना और गांधी दर्शन। पद्म भूषण से इनको 1960 में नवाजा गया। इनका एक महाकाव्य है उर्मिला, खंड काव्य है प्राणपण, और इनकी जो कविता है जैसे कुमकुम है, विनोबा सातवन, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विप्लव गान, अनल गान, हम विश्वाई जन के, हम विश्वाई जन के, ये इनकी बालकृष्ण नवीन की वो रही है रचनाएं। ठीक, तो बालकृष्ण नवीन आपको समझ में आए। अगली जो है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी डेथ हुई 12 फरवरी 1948 को। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ जो खंडवा के थे। ठीक है, तो इनका जो विवाह हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ जो खंडवा के थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार इन्होंने जेल की यात्रा करी है, मेनी टाइम्स। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम बात करें तो इनका इनका विवाह हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से जो खंडवा के थे, और इसके अलावा ये कई बार जेल जा चुकी हैं ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल, स्वाधीनता संग्राम के समय में ये कई बार जेल यात्राएं कर चुकी। अब इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कहानी संग्रह किए, ठीक है, उसमें एक था बिखरे मोती। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उन्मादिनी, ठीक है, और सीधे साधे चित्र। ठीक है, तो इन्होंने 3 कहानी संग्रह की थी, स्टोरी कलेक्शन, बिखरे मोती, ठीक है, इसके अलावा उन्मादिनी, ठीक है, और सीधे साधे चित्र, ये इनका स्टोरी कलेक्शन था। इसके अलावा बात करें पोएट्री कलेक्शन, कविता संग्रह, इसमें था मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी। ठीक, तो मुकुल, त्रिधारा और झांसी की रानी, ये इनका कविता संग्रह था, पोएट्री कलेक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, जैसे सभा के खेल, ठीक है, इसके अलावा विवेचनात्मक, विवेचनात्मक, ठीक है, तो विवेचनात्मक और गल्प विहार। ठीक है, तो ये 3 बाल कविताएं लिखी इन्होंने, सभा के खेल, ठीक, विवेचनात्मक, ठीक, और गल्प विहार। ठीक है, ये बाल कविताएं लिखी। इसके अलावा अन्य कुछ इन्होंने और भी लिखा। ठीक है, पहला लिखा इन्होंने जलियांवाला बाग में बसंत, बसंत इन जलियांवाला बाग, ठीक है, और राखी की चुनौती। ठीक है, तो राखी की चुनौती। ठीक है, तो ये इनके जो थे रचनाएं थी। ठीक है,
तो इन्होंने सबसे पहले तो कहानी संग्रह लिखा, स्टोरी कलेक्शन, बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र। ठीक। इसके अलावा इन्होंने कविता संग्रह या पोएट्री कलेक्शन भी किया, मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी। इसके अलावा बात करें तो बाल कविता, सभा के खेल, विवेचनात्मक, गल्प विहार। ठीक। और अदर्स में अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग में बसंत और राखी की चुनौती। ठीक। अब इनको कुछ सम्मान भी मिला। ठीक है। अगर हम बात करें तो इनको शेख सरिया अवार्ड, मतलब इनको शेख सरिया पुरस्कार मिला। ठीक है। मुकुल नाम के कविता संग्रह के। ये जो मुकुल आपको दिख रहे हैं, मुकुल, मुकुल नाम की कविता संग्रह को लेकर के इनको शेख सरिया पुरस्कार मिला। ठीक है। अब इनके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, ठीक है, इसमें एक सृजन पीठ जो थी, ठीक है, वो इनके नाम पर ही रखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर। ठीक। देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर सृजन पीठ होती है। ठीक है। तो जो सृजन पीठ की स्थापना करी गई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, ठीक, उनमें से एक सृजन पीठ में इनका नाम रखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक। जब हम सृजन पीठ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनका नाम वहां है। ठीक है। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के एक सृजन पीठ को इनके नाम से रखा गया। ठीक है। इनको शेक्सपियर अवार्ड मिला मुकुल नामक कविता संग्रह को लेकर। ठीक। तो ये इनकी रचनाएं थी। ठीक। तो आई होप कि आपको सुभद्रा कुमारी चौहान समझ में आ गई होंगी। ठीक। इनकी मेन आपको रचनाएं याद रखनी है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको सभी जितने भी मैंने अभी तक जितने भी साहित्यकार, जितने भी राइटर्स, लेखक बताए हैं, ठीक, वो सभी को आपको उनकी रचनाएं याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रचनाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बात करें, अगले हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनके बारे में अगर हम बात करें, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में, तो इनका जन्म उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ था, सितंबर 1906 को। ठीक। और इनकी मृत्यु हुई 1967 में उज्जैन में। ठीक। तो ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है। 1906 में इनका जन्म हुआ था और 1967 में उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया ये एक साहित्यकार रहे हैं, राइटर रहे हैं। इसके अलावा ये एक पत्रकार भी रहे हैं। ठीक है। तो आचार्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो एक पत्रकार भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं। इसके अलावा ये संपादक भी रहे हैं, एडिटर। ठीक है। जो संपादक होता है, आपने देखा है न्यूज पेपर्स में जो संपादक होते हैं, जो लेख लिखते हैं, एडिटर, वो भी रहे। इसके अलावा समीक्षक भी रहे, क्रिटिक भी रहेंगे। और इसके अलावा प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये सब रहे हैं। ठीक है। तो ये साहित्यकार भी रहे हैं, ये पत्रकार भी रहे हैं, ये संपादक भी रहे हैं, समीक्षक भी रहे हैं और प्रशंसक भी रहे। ठीक है, प्रशासक, सॉरी, प्रशासक। इसके अलावा बात करें, ही वॉज अ टॉप क्रिटिक ऑफ छायावादी पोएट्री। देखिए, छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक थे ये। ठीक है। तो आपको याद रखना है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक थे। ठीक है, छायावादी कविता। इसके अलावा बात करें तो ये हिंदी के टीचर रहे हैं काशी हिंदू यूनिवर्सिटी और सागर यूनिवर्सिटी। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय में ये हिंदी के अध्यापक रहे हैं। ही वॉज अ टीचर, ठीक है, ऑफ हिंदी, इसीलिए इनको आचार्य नाम दिया गया, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये हिंदी के अध्यापक रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय में। इसके अलावा बात करें तो ये जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, वहां के वाइस चांसलर भी रहे हैं। ठीक है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है, ठीक है, वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति भी रहे हैं, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहते हैं। ठीक है। तो कुलपति भी रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के। ठीक। अब इनके कुछ संपादन आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो इनके कुछ संपादन रहे हैं
जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन इन्होंने ही किया। ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस, ठीक है, इनका संपादन किया इन्होंने। ठीक है, और इनकी जो सबसे पहली रचना थी, ठीक है, फर्स्ट कंपोजिशन जो था वो थी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनकी पहली रचना जो थी वो थी जय शंकर प्रसाद, और इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया था। ठीक है, हिंदी के टीचर रहे हैं ये। ठीक है, वाइस चांसलर भी रहे हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या रही। तो इनकी रचनाओं में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला था आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर। देखिए इंग्लिश में लिखा है ये, लेकिन आप आधुनिक साहित्य हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, सम प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज। ठीक, मतलब राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, मॉडर्न एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। फिर इसके बाद आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, मॉडर्न लिटरेचर क्रिएशन एंड रिव्यू। ठीक, तो ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। तो सबसे पहली थी आधुनिक साहित्य, उसके बाद 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, मॉडर्न एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके अलावा आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर सृजन और समीक्षा, क्रिएशन एंड रिव्यू। ठीक, तो ये थे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। समझ में आया आपको इनकी रचनाएं। ठीक, अगला चलते हैं। अगले हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक, तो अगले कौन है? डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 14 अगस्त 1915 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी डेथ हुई है 2002 में। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1999 में। ठीक है, तो 1999 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, इसके अलावा अब हम इनकी रचनाएं देख लें तो इनकी जो काव्य संग्रह है, ठीक है, काव्य संग्रह मतलब पोएट्री कलेक्शन, तो उनमें कौन कौन सा है? तो पहला है हिलोल। ठीक है, तो हिलोल। इसके अलावा जीवन के गान। ठीक है, इसके अलावा प्रलय सृजन। ठीक है, प्रलय सृजन। ठीक है, तो प्रलय सृजन। इसके अलावा विश्वास बढ़ता गया। ठीक है, तो विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, विंध्य हिमालय। ठीक, इसके अलावा मिट्टी की बारात। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा। ठीक है, और इसके अलावा अंगूठों की वंदन वारे। ठीक है, तो अंगूठों की वंदन वारे, ये इनके काव्य संग्रह रहे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनके कुछ गद्य भी रहे, प्रोज भी रहे हैं, जैसे महादेवी की काव्य साधना, महादेवी की काव्य साधना। ठीक है, ये इनका गद्य रहा है। इसके अलावा गीति काव्य उद्यम और विकास। ठीक है, तो गीति काव्य उद्यम और विकास, ये इनका रहा है गद्य। ठीक है, और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है प्रकृति पुरुष कालिदास। ठीक, तो इन्होंने एक नाटक भी लिखा, प्रकृति पुरुष कालिदास। ठीक, तो ये डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के जो कलेक्शन रहे हैं, रचनाएं रही हैं। तो सबसे पहली थी काव्य संग्रह, पोएट्री कलेक्शन, हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, अंगूठों की वंदन वारे, अंगूठों की वंदन वारे। इसके अलावा इन्होंने कुछ गद्य लिखे, महादेवी का काव्य साधना, गीति काव्य उद्यम और विकास। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक लिखा, ड्रामा, प्रकृति पुरुष कालिदास। ठीक, ये थे डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक, अगले बढ़ते हैं।
अगले हैं गंजन माधव मुक्ति बोध। तो गजान माधव मुक्ति बोध, ठीक, ये रहे हैं गंजन माधव मुक्ति बोध। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ठीक है, मतलब शिवपुर जिले में हुआ 13 नवंबर 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई 1964 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हिंदी के, ठीक है, हिंदी साहित्य के कवि, इसके अलावा पोएट, क्रिटिक, आलोचक, एसेइस्ट, निबंधकार, स्टोरी राइटर, कहानीकार तथा नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, ये रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदी के कवि, ठीक है, इसके अलावा आप बात करें आलोचक, ठीक है, निबंधकार, ठीक है, इसके अलावा कहानीकार, स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, ठीक है, ये रहे हैं हिंदी के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तार सप्तक के ये पहले कवि रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये पहले पोएट रहे हैं ऑफ तार सप्तक। तो तार सप्तक के पहले कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कविता की, ठीक है, पोएट्री, ठीक है, तो पहली थी चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, और काठ का सपना। ठीक, तो ये 3 कविता इन्होंने लिखी। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना। ठीक, इसके अलावा बात करें तो निबंध, इन्होंने क्या क्या लिखा। एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, तो एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, तो ये एस्से इन्होंने लिखा गंजन माधव मुक्तिबोध ने। इसके अलावा बात करें स्टोरी, कहानी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी एक कहानी लिखी थी इन्होंने, सतह से उठता आदमी। ठीक है, तो सतह से उठता आदमी, ये एक इन्होंने कहानी लिखी थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, नॉवेल भी। ठीक है, जिसमें पहला इनका था भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो भारत इतिहास और संस्कृति ये उपन्यास था। इसके अलावा विपात्र चंबल की छाती, विपत्र चंबल की छाती, ठीक है, तो विपत्र चंबल की छाती ये इन्होंने लिखा था। और तीसरा लिखा था कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, तो गंजन माधव मुक्तिबोध ने क्या क्या रचनाएं करी। पहला तो इन्होंने कविता लिखी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना। इसके बाद इन्होंने निबंध, एस्से लिखे, एक साहित्यिक की डायरी, फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहानी लिखी सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। और इन्होंने बाद में उपन्यास लिखा भारत इतिहास और संस्कृति, विपात्र चंबल की छाती, कामायनी एक पुनर्विचार। ये गंजन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं थी। ठीक, तो याद रहेंगी, ये सब रिवाइज करते चलिएगा, बार बार पढ़ते चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगले बात करते हैं, अगले रहे हैं मुल्ला रामू जी। ठीक है, मुल्ला रामू जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1896 में भोपाल में हुआ। ठीक है, और मृत्यु कब हुई, 1952 में। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता था, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा, ठीक है, इन्होंने उर्दू भाषा को एक अलग शैली में दिया। ठीक है, जिसको गुलाबी उर्दू कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने जो उर्दू था भाषा की एक अलग शैली बनाई, जिसको कहा गया गुलाबी उर्दू, इजाद किया इन्होंने, इन्वेंट किया। ठीक, तो गुलाबी उर्दू किसने इन्वेंट किया, मुल्ला रामू जी ने। ठीक, इसके अलावा इनकी रचनाएं क्या क्या रही, तो औरत जात, ठीक, इसके अलावा लाठी और भैंस। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो शिफा खाना। ठीक है, और अगला क्या था, ख्वातीन अंगूरा। ठीक है, तो ख्वातीन अंगूरा। ठीक, तो औरत जात, लाठी और भैंस,
शिफा खाना, ख्वातीन अंगूरा, ये मुल्ला रामू जी की रचनाएं थी और इनको गुलाबी उर्दू का इन्वेंटर भी कहा जाता है। गुलाबी उर्दू इन्होंने ही इजाद करी थी। उर्दू भाषा जो थी उसकी एक अलग शैली, मुल्ला रामू जी। क्लियर हुआ मुल्ला रामू जी? ठीक। इसके बाद अगले जो हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे 3 बार। ठीक, 1996, 1998 से लेकर के 1999 से लेकर के 2000 तक, 4 तक ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। ठीक, और इनकी डेथ हुई 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, तो 16 अगस्त 2018 को क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया ये देश के प्रधानमंत्री रहे 1996, 98 और 2004 तक। इसके अलावा बात करें तो इनको भारत रत्न मिला 2015 में। ठीक है, तो 2015 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा पद्म भूषण इनको 1992 में दिया गया था। तो 1992 में इनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण। ठीक है, और भारत रत्न क्या रहा है 2015 के। अब इन्होंने किन किन चीजों का संपादन किया? ठीक है, तो सबसे पहला था राष्ट्र धर्म। ठीक है, ये इसके संपादक रहे हैं। तो इन्होंने संपादन किसका किसका किया, राष्ट्र धर्म। ठीक, इसके अलावा 5 जन्य। ठीक है, 5 जन्य। ठीक है, वीर अर्जुन। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़पेपर और मैगजीन का संपादन किया, राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन। ठीक है, ये किसके संपादन किया था इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इनकी कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है। पहला था मृत्यु और हत्या। ठीक है, मृत्यु मृत्यु अथवा हत्या। ठीक है, इसके अलावा मेरी 51 कविताएं, ये बहुत फेमस है इनकी, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, इसके अलावा संसद में 3 दशक। ठीक, संसद में 3 दशक। ठीक है, मतलब जब इनको 30 साल पूरे हुए थे संसद में रहते, तब इन्होंने संसद में 3 दशक नाम से एक कविता लिखी थी। फिर अमर आग है। ठीक है, अमर आग है। ठीक, इसके अलावा अमर बलिदान। ठीक, इसके अलावा सेकुलरवाद। ठीक है, सेकुलरवाद पर भी इन्होंने लिखा। विचार बिंदु राजनीति की रपटीली राहें, विचार बिंदु राजनीति की रपटीली राहें। ठीक है, इसके अलावा कैदी कविराय की कुंडलियां, कैदी कविराय की कुंडलियां। ठीक, और इसके अलावा रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये इनकी रचनाएं थी अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको याद रखना है, ये देश के प्रधानमंत्री 3 बार रहे। इनको भारत रत्न से नवाजा गया 2015 में, पद्म भूषण से नवाजा गया 1992 में। इन्होंने 3 एक तरीके से कहा जाए पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, राष्ट्र धर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन। ठीक, अब इनकी रचनाएं क्या क्या रही, मृत्यु अथवा हत्या, मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, अमर आग है, अमर बलिदान, सेकुलरवाद, विचार बिंदु राजनीति की रपटीली राहें, कैदी कविराय की कुंडलियां और रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सब इनकी क्या रही हैं, रचनाएं रही हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या इनकी रचनाएं रही। ठीक, इसके अलावा बात करें, अगले जो हैं वो हैं कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1875 सागर में हुआ। इसके अलावा बात करें तो ये संपादक रहे हैं बाल सखा तक सरस्वती के, तत् सरस्वती के। ठीक है, तो बाल सखा तत् सरस्वती के ये संपादक रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं, हिंदुस्तानी शिष्टाचार, कोर्टेसी, कोर्टेसी नहीं है ये, शिष्टाचार लिख लीजिएगा इसको, कोर्टेसी लिख दिया यहाँ पर, इसको लिख दीजिएगा हिंदुस्तानी शिष्टाचार। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शिष्टाचार। ठीक है, इसके अलावा भैंसासुर वध। ठीक है, तो भैंसासुर वध। इसके अलावा विनय पचासा।
ठीक है, तो विनय पचासा। इसके अलावा बात करें सत्य प्रेम, ठीक है, ये सब कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं रही हैं, सत्य प्रेम। फिर इसके बाद पार्वती एंड यशोदा, पार्वती और यशोदा, ठीक है, और पद्य पुष्पावली, पद्य पुष्पावली, ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। ठीक, तो कामता प्रसाद गुरु के बारे में आपको याद रखना है, इनकी रचनाएं रही हैं हिंदुस्तानी शिष्टाचार, भैंसासुर वध, विनय पचासा, सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा, और पद्य पुष्पावली। ठीक, तो ये रहे हैं कामता प्रसाद गुरु। ठीक, इसके अलावा अगले हैं डॉक्टर बशीर बद्र। ठीक है, तो ये रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म अयोध्या में 1945 में हुआ, लेकिन बाद में ये भोपाल में सेटल हो गए। ठीक है, मतलब भोपाल में बस गए। इसके अलावा बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में आस के लिए दिया गया। ठीक है, आस इनकी रचना थी जिसके लिए इनको दिया गया। इनको पद्मश्री से नवाजा गया 1999 में। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही। ठीक, तो पहली रही हिंदी तुम्हारे लिए, ठीक है, उजालों की परीक्षा, उजालों की परीक्षा, कौच, और रोशनी के घरौंदे। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं थी, हिंदी तुम्हारे लिए, उजालों की परीक्षा, कौच, रोशनी के घरौंदे। ठीक है, ये थे डॉक्टर बशीर बद्र। अगले बात करें, अगले रहे हैं कवि प्रदीप। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में 1915 में हुआ, और इन्होंने 2 गीत लिखे थे। सबसे पहला था ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, गाना आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत फेमस गाना है, ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है, फिर इसके अलावा दूर अटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ठीक, आपने स्वतंत्रता आंदोलन की जो पिक्चरें देखी होंगी, तो इसमें कई बार ये गाना गाया गया, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। ठीक, तो ए मेरे वतन के लोगों और दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा, ये दो जो हैं एक तरीके से गाने किसने लिखे, कवि प्रदीप। ठीक, अगले जो थे वो थे बाल कवि बैरागी। ठीक, अगले जो थे कौन थे, बाल कवि बैरागी। ठीक, तो बाल कवि बैरागी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1931 में मंदसौर में हुआ। ठीक है, इनको एक तरीके से कहा जाए तो मालवी बोली, मालवी डायलेक्ट को साहित्य जगत में इन्होंने प्रसिद्ध किया था, मतलब जो मालवी भाषा थी, ठीक है, इनको साहित्य जगत में प्रसिद्ध किसने किया था, बाल कवि बैरागी ने। ठीक, इसके अलावा बात करें, इनका मूल नाम था नंदराम दास। ठीक, ओरिजिनल नेम इनका क्या था, नंदराम दास। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बाल कवि इनको नाम किसने दिया था, कैलाश नाथ काटजू जी ने। ठीक है, देखिए कैलाश नाथ काटजू जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एक समय, कैलाश नाथ काटजू। ठीक, उन्होंने बाल कवि, ठीक है, ये नाम दिया था इनको, किसको, बाल कवि बैरागी को। तो इनका नाम जो बाल कवि पड़ा ना, वो कैलाश नाथ काटजू ने दिया। ठीक, ये लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं 1984 से लेकर 89 तक। तो 1984 से लेकर के 89 तक ये मेंबर ऑफ लोकसभा रहे। ठीक, अब इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, ठीक, तो पहला है इनका भावी रक्षक देश के। ठीक है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ठीक है, अपनी गंध गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक, ठीक है, दो टूक, सारा देश हमारा। ठीक, इसके अलावा चांद में धब्बा। ठीक, और दीवट पर दीप, दीवट पर दीप, ये इनकी रचनाएं रही। तो बाल कवि बैरागी की रचनाएं क्या क्या रही, भावी रक्षक देश के, अपनी गांव गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, दीवट पर दीप, ये इनकी रचनाएं रही हैं बाल कवि बैरागी। ठीक, अगला बात करते हैं, अगले रहे हैं सेठ गोविंद दास। ठीक, इनके बारे में आपको याद रखना है,
इनका जन्म 1896 में जबलपुर में हुआ। ठीक, ये एक साहित्यकार, ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्यकार, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर मतलब ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ही वॉज अ लिटरेचर, साहित्यकार एंड फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी, श्री शरद भवन पुस्तकालय लाइब्रेरी, श्री शरद भवन लाइब्रेरी जबलपुर में। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, ठीक है। तो श्री शरद भवन पुस्तकालय जबलपुर में इन्होंने लिया था। इसके अलावा बात करें तो इनको पद्म भूषण से नवाजा गया 1961 में, ठीक है। तो 1961 में सेठ गोविंद दास को पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक है, तो इनकी पहली रचना थी सप्तरश्मि। ठीक, इसके अलावा इनका एक नाटक भी था जिसका नाम था विश्व प्रेम। विश्व प्रेम इनका एक नाटक था। और इनका एक उपन्यास भी था चंपावती, ठीक है। तो इनका एक नाटक था विश्व प्रेम, इनका एक नॉवेल या उपन्यास रहा क्या, चंपावती, ठीक है। इसके अलावा सप्तरश्मि, ठीक है, पंचभूत, ठीक है, पंचभूत रहा, और सोमलता, ठीक है। तो पंचभूत, सोमलता, सप्तरश्मि, चंपावती ये उपन्यास था, और विश्व प्रेम क्या था, एक नाटक था। तो ये थे सेठ गोविंद दास, इनकी रचनाएं। क्लियर है? ठीक, अगला बात करें, अगले रहे हैं अमृतलाल बेगड़। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था, और 2018 में अभी इनकी मृत्यु हुई। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में दिया गया। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना रही है अमृत से नर्मदा, अमृत से नर्मदा। ठीक, इसके अलावा नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ठीक है। फिर इसके अलावा सौंदर्य, ठीक है। इसके अलावा बात करें सौंदर्य नदी नर्मदा, ठीक है। तो सौंदर्य नदी नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। ठीक, तो इनके जो इनका जो रचनाएं रही हैं, ठीक, वो ज्यादातर नर्मदा नदी के ऊपर इन्होंने बनाया था, अमृतलाल बेगड़ ने। अमृत से नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य नदी नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। आपको हर इनके काव्य में, रचनाओं में नर्मदा जी का जिक्र है, नर्मदा नदी का। तो इसीलिए इनको, इनके इस काव्य के चलते अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, नर्मदा पुत्र किसको कहा जाता है, अमृतलाल बेगड़ को। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इनके जितनी भी रचनाएं देख लें, सब में इन्होंने नर्मदा नदी का जिक्र किया, इसीलिए इनको नर्मदा नदी का पुत्र कहा जाता, अमृतलाल बेगड़। क्लियर हुआ ये? ठीक, इसके अलावा अगली है मन्नू भंडारी। ठीक, अगली कौन है, मन्नू भंडारी। इनका जन्म 1931 में भानपुरा मंदसौर में हुआ था। इनका मूल नाम है महेंद्र कुमारी, ठीक है। मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है, महेंद्र कुमारी। ये एक स्टोरी राइटर, कहानीकार और एक नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार रही हैं। मतलब ये एक स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट रही हैं, कहानीकार और उपन्यासकार। इसके अलावा बात करें तो ये विक्रम विश्वविद्यालय में, उज्जैन में जो प्रेमचंद सृजन पीठ है, उनकी अध्यक्ष भी रही है, ठीक है। तो उज्जैन में जो विक्रम विश्वविद्यालय है, ठीक है, उनकी एक सृजन पीठ है, प्रेमचंद सृजन पीठ, उनकी अध्यक्ष भी रही हैं कौन, मन्नू भंडारी, ठीक है। अब इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, तो पहली रचना थी इनकी मैं हार गई, ठीक है। फिर दूसरी आपकी बंटी, ठीक है। तीसरा महाभोज, ठीक है। और 1 इंच मुस्कान, ठीक है। तो महाभोज और 1 इंच मुस्कान। ठीक, इसके अलावा बात करें यही सच है, ठीक है, ठीक है, आंखों देखा झूठ, ठीक है, और त्रिशंकु। ठीक, ये इनकी रचनाएं रही हैं मन्नू भंडारी की। ठीक, तो मन्नू भंडारी के बारे में आपने इनकी रचनाएं देखी, मैं हार गई,
आपकी बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान, यही सच है, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु। ठीक, तो ये थी मन्नू भंडारी। अगला बात करें, अगला है माधवराव सप्रे। ये है माधवराव सप्रे। इनका बात करें तो इनका जन्म पथियारा गांव, दमोह डिस्ट्रिक्ट में हुआ 1872। तो दमोह जिले के पथरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक, इसके अलावा बात करें तो हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, स्टोरी राइटर। ठीक है, तो कहानी लेखक के रूप में हिंदी के ये जाने जाते हैं माधवराव सप्रे। इन्होंने संपादन किसका किया था? विज्ञान शब्दकोश, साइंस डिक्शनरी। ठीक, इसको अगर आप लिखें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं विज्ञान शब्दकोश, विज्ञान शब्दकोश, साइंस डिक्शनरी। ठीक, इनकी एक मासिक पत्रिका भी आया करती थी, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, तो इनकी एक मासिक पत्रिका भी आया करती थी, छत्तीसगढ़ मित्र। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने, ठीक है, लोकमान्य तिलक के जो मराठा उनकी केसरी चलती थी उसको हिंद केसरी के रूप में छापा था। मतलब देखिए, जो लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है, उनका एक अखबार आया करता था केसरी नाम से। ठीक, तो वो मराठा में लिखा करते थे, मराठी भाषा में रहता था। तो उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? माधवराव सप्रे। ठीक, अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी एक रचना थी हिंदी ग्रंथमाला। ठीक, तो हिंदी ग्रंथमाला, करमवीर, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी क्या रही है? कहानी रही है। एक टोकरी भर मिट्टी, हिंदी ग्रंथमाला और करमवीर, ये इनकी रचनाएं रही हैं। विशेषता क्या है इनकी? इनके नाम पर माधवराव सप्रे स्मृति, ठीक है, ठीक है, अखबार, समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में बनाया गया। तो इनकी स्मृति में भोपाल में माधव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय, माधव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? स्थापित किया गया भोपाल में। ठीक, तो ये थे माधवराव सप्रे। इनकी इनकी रचनाएं याद रखिएगा। ठीक, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक जी के जो मराठी भाषा में केसरी आया करता था उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट, ट्रांसलेट प्रिंट किसने किया था? माधवराव सप्रे ने। ठीक, और हिंदी ग्रंथमाला, करमवीर और एक टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी रचनाएं रही। क्लियर है? ठीक, इसके अलावा अगला बात करें तो श्री कृष्ण सरल। ठीक, ये रहे हैं श्री कृष्ण सरल। ठीक, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1919 गुना अशोकनगर में हुआ। इसके अलावा बात करें तो इनकी रचनाएं में क्या क्या रहा? क्रांति कोश, महावली, इतिहास पुरुष सुभाष, जय हिंद। ठीक, ये इनकी रचनाएं रही हैं, क्रांति कोश, महावली, इतिहास पुरुष सुभाष और जय हिंद। इनके कुछ उपन्यास भी रहे हैं, जैसे चिटागोंग का सूर्य, ठीक है, चटगांव का सूर्य, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये इनकी क्या रही हैं? उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा निबंध की बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हैं, जैसे अनमोल वचन, ठीक है, और जियो तो ऐसे जियो। ठीक है, ये इन्होंने निबंध लिखे, अनमोल वचन और जियो तो ऐसे जियो। ठीक, इसके अलावा इनके कुछ महाकाव्य भी हैं, जिसमें है भगत सिंह, ठीक है, बागी करतर, अंबेडकर दर्शन। ठीक, तो इन्होंने कुछ महाकाव्य भी लिखे हैं, भगत सिंह, बागी करतार और अंबेडकर दर्शन। ठीक, विशेष अगर हम बात करें इनके बारे में तो ही रोट द ऑन द इंडियन रेवोल्यूशन, इन्होंने भारतीय क्रांति पर सर्वाधिक लेखन किया है। मतलब भारत की जो क्रांति रही है, ठीक है, इस पर सर्वाधिक लेखन किसने किया है? श्री कृष्ण सरल ने। ठीक, आपको याद रखना है क्रांति कोश, महावली, इतिहास पुरुष सुभाष, जय हिंद। ठीक, ये इनकी रचनाएं थी। इन्होंने उपन्यास लिखे, चटगांव का सूर्य, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। फिर इन्होंने निबंध लिखे, अनमोल वचन, जियो तो ऐसे जियो। महाकाव्य इन्होंने लिखा, भगत सिंह,
बागी करतर, अंबेडकर दर्शन, और इन्होंने सबसे ज्यादा भारतीय क्रांति पर सर्वाधिक लेखन लिया। ठीक, तो ये सारे जितने भी थे वो आधुनिक भारत के साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक, अब जो बच गया वो बच गए लोक साहित्य साहित्यकार। ठीक, तो लोक साहित्यकार में सबसे पहले आते हैं संत सिंघा जी। ठीक, इनके बारे में बस आपको दो चार लाइन पढ़नी है। संत सिंघा जी का जन्म 1576 में खजूरी गांव बड़वानी राज्य में हुआ, बड़वानी स्टेट में। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने कबीर के दर्शन, इनकी रचनाओं में कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति झलकती है, मतलब न्यू एक्सप्रेशन ऑफ कबीर फिलोसफी इज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क। इसके अलावा बात करें तो ये कबीर के समकालीन थे संत सिंघा जी। बोली इनकी क्या थी? निमाड़ी। ठीक है, डायलेक्ट इनकी क्या थी? निमाड़ी। अब इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी करी? तो 7 बार, 12 हमासी, 15 तिथि, दोष बोध और शरद। ठीक, ठीक है, तो 7 बार, बढ़ा समी, पांद तिथि, दोष बोध और शरद, ये इनकी रचनाएं रही। इसके अलावा इनकी कुछ प्रामाणिक ग्रंथ भी रहे। परचरी, ठीक है, जिसको संकलन किसमें किया गया था? इनके शिष्य खेमदास द्वारा। कंपाइलेशन किसके किया गया था? इनका एक शिष्य हुआ करता था खेमदास, उसने। परचरी इनकी एक प्रामाणिक ग्रंथ हुआ करता था। इसके अलावा बात करें तो इन्हीं के नाम पर सिंगा जी का मेला लगाया जाता है पिपलिया खंडवा में। ठीक, तो पिपलिया खंडवा जो है, ठीक है, तो वहां पर इनके नाम का मेला भी लगाया जाता है, सिंगाजी मेला। ठीक है, और संत सिंगा जी को निमाड़ का कबीर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनको निमाड़ का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है, संत सिंगा जी को। ठीक, तो संत सिंगा जी का समझ में आया आपको? इनके क्या क्या, देखिए आपको रचनाएं याद रखनी, तो इनकी क्या क्या रचनाएं रही? 7 बार, 12 सामी, पांड तिथि, दोष बोध, शरद। इनकी एक किताब रही है परछरी। सिंगाजी मेला इनके नाम से खंडवा में चलता है, और कबीर का निमाड़ इनको कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा अगले हैं जगनिक। जगनिक के बारे में बात कर लें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने हैज कंसीडर्ड हिम हिज टाइम टू बी संवत 1230। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इनका समय संवत 1230 माना। इसके अलावा बात करें तो ये बुंदेली के एक महाकवि रहे हैं, इनको बुंदेली का महाकवि कहा जाता है। ही हैज कॉल्ड द ग्रेट पोएट ऑफ बुंदेली। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने आला खंड, परमाल रासो का बुंदेली भाषा की बनाफरी उपबोली में लेखन किया। ठीक है, मतलब बुंदेली की एक भाषा थी बनाफरी, उसमें इन्होंने क्या किया है? लेखन किया है आला खंड का। ठीक है, जो परमाल रासो की थी, आला खंड। इसके अलावा बात करें तो ये राजा परमल चंदेल, ठीक है, ठीक है, उनके एक तरीके से कहा जाए तो दरबारी कवि हुआ करते थे। तो जागनिक किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? राजा परमाल चंदेल की और चंद्र बरदाई के समकालीन थे ये, चंद्र बरदाई। ठीक है, इनके क्या थे? ये समकालीन थे। इसके अलावा बात करें तो इनकी रचनाएं क्या थी? परमाल रासो आला खंड। ठीक है, तो परमाल रासो और आला खंड। इसके अलावा बात करें आला खंड में आला और उदल इनकी लड़ाइयों के बारे में दिखाया गया है, इनकी वीरतापूर्ण, ठीक है, तस्वीर वर्णन किया गया है आला खंड में, आपको याद रखना है। ठीक, तो आला खंड में, ठीक है, आला और उदल की लड़ाइयां, ठीक है, इनका वीरतापूर्वक वर्णन किया गया। ये थे जागनिक। ठीक, अगले जो हैं वो हैं ईसुरी। ठीक, ईसुरी जी का जन्म मेधावी विलेज नियर झांसी उत्तर प्रदेश में 1898 में हुआ। इनको बुंदेलखंड के जयदेव कहा जाता है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड के जयदेव किसको कहते हैं? ईसुरी को। ठीक है, इनके द्वारा फाग गायन को वो किया गया। ठीक है, इनके द्वारा फाग की रचना की गई। ठीक है, तो फाग को कंपोज किसने किया था? ईसुरी ने। अब इनकी रचनाएं क्या रही? तो ईसुरी फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसाई और प्रेमिका राजऊ। ठीक है, तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा, ईसुरी फाग,
ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई और प्रेमिका रजऊ। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगाधर व्यास एंड खयाली राम along with ईसुरी कॉल्ड वृहद्रयी त्रयी वृहद्रयी। मतलब देखिए ईसुरी सहित गंगाधर व्यास और खयाली राम को वृहद त्रयी कहा जाता है। वृहद त्रयी, इनको जयदेव कहा जाता है बुंदेलखंड का। ठीक। तो यहाँ पर आकर के हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक। इसको आप कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो। ठीक। तो आपको चीजें जो हैं उनकी देखिए, इसमें आपको मेनली साहित्यकार और उनकी रचनाएं, इसी को मेनली याद रखना है। बाकी और बहुत ज्यादा उनके जीवन परिचय के बारे में आपको याद नहीं रखना है। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संगीतकार, म्यूजिशियंस, कौन कौन मध्य प्रदेश के म्यूजिशियन रहे हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के चित्रकार कौन कौन पेंटर्स रहे हैं। ठीक है। जैसे हम तानसेन के बारे में पढ़ेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या रहे हैं, ये सब म्यूजिशियन, संगीतकार रहे हैं। ठीक। तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ना है। ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।